तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो है, वो है कि यूएन का गठन क्यों हुआ था? यूएन क्यों लाया गया था? उसका क्या उद्देश्य था लाने का? उसका इतिहास क्या था? कैसे यूएन डेवलप हुआ? किस परिस्थितियों में यूएन डेवलप हुआ? और जो उसके कार्य थे, क्या आज वो अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निभा पा रहा है? उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, तो आज क्या यूएन रेलेवेंट रह गया इस वर्ल्ड में जहाँ पे अपन देख रहे हैं कितनी सारी विभिन्नताएँ हैं? और इसमें क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? उस रिफॉर्म्स में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि भारत की परमानेंट सीट क्या यूएनएससी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या क्यों भारत एक प्रभावी देश बनता है यूएनएससी में अपनी सीट पाने के लिए? और जो मेजर रिफॉर्म्स है, वो कैसे लाए जा सकते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भाई बताना चाहे यूएन के बारे में कि यूएन क्या है, कैसे आया और क्यों ज़रूरी था? सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन का गठन जो 1945 में जब किया गया, तो इसका घोषित उद्देश्य तो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक विकास का पोषण करना, मानवीय सहायता प्रदान करना और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देना। लेकिन इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया रही है, क्योंकि यूरोप पहले हम यूरोपीय देशों में देखते हैं, तो युद्ध के विकल्प में हम वेस्टफेलिया की संधि पढ़ते हैं। एक अपनाया गया था कि शक्ति संतुलन की अवधारणा, तो पश्चिम यूरोप में आया था जो, तो उन्होंने युद्ध के विकल्प में इसको चुना था कि जो देश अगर शक्ति संतुलन रहे, एक बराबर में रहे। लेकिन जो देश शक्तिशाली अधिक हो रहा था, उसको मिलकर बाकी सारे देश प्रति संतुलित करते थे। लेकिन ये कारगर नहीं रही। फ्रांस की क्रांति में हम देखते हैं कि नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को जीतने का प्रयास किया, सारे जो भी व्यवस्था थी उसको तहस-नहस कर दिया। जो समानता बंधुत्व की अवधारणा है, वो सभी यूरोपियों पर लागू करने के लिए सोचा था। तो इसके लिए अंत में देखिए तो कारगर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पेरिस की संधि जब हुआ, तो उसके बाद इसको बनाने का प्रयास किया गया, शक्ति संतुलन का अवधारणा यूरोप में बनी रही। लेकिन अंततः जब विश्व युद्ध हो गया, तो विश्व युद्ध जब हो गया तो अब देखा गया कि अब शक्ति संतुलन की अवधारणा सही नहीं है। तो एक ऐसी संस्था की गठन होनी चाहिए जो जो इस विश्व शांति प्रदान कर पाए, एक लोगों को चैन की नींद दे पाए कि हाँ, और अर्थव्यवस्था जो तहस-नहस हो गई है उसकी भरपाई हो सके। तो उस वक़्त राष्ट्र संघ आया था 1919 में, जिसमें 41 राष्ट्र पहले उसमें जुड़े थे। तो राष्ट्र संघ आया, उसके लिए क्या किया राष्ट्र संघ ने बहुत भूमिका निभाई अपने। जैसे मैंडेट प्रणाली उस वक़्त आया, तो मैंडेट प्रणाली के तहत क्या किया गया कि कुछ जो अविकसित राष्ट्र थे, जो उपनिवेश थे, उनको विकसित राष्ट्रों के संरक्षण में रख दिया गया। कभी आप इनके संरक्षण में रहिए, इनका कोई बाहरी हमला ना हो। और जितने भी छोटे-छोटे देश थे, उनके विवाद को सुलझाने के लिए वो राष्ट्र संघ कामयाब रहा, सुलझाते रहा। और न जाने बहुत सारी मानवीय कल्याणकारी कार्य भी किया। और जैसे बीमारी को रोकथाम के लिए अफ्रीका में देखते हैं, तो बीमारियों को हुँ। रोकथाम के लिए काम किया और शरणार्थियों के लिए भी उसने काम किया। परंतु क्या हुआ, ये आगे चलकर विफल हो गए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब आया, तो देखते हैं कि राष्ट्र संघ काम नहीं कर पाया। अगर काम करता तो ज़ाहिर-सी बात है कि विश्व युद्ध नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही हम किसी संघ को बना रहे हैं। लेकिन वो संघ अगर विश्व युद्ध को जन्म दे दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो संघ विफल हो गया। तो इसके ये कारण इसमें उभर के आई कि इसमें ये था कि सभी राष्ट्रों को समानता का सिद्धांत अपना लिया गया था, कि इसमें जितने भी सदस्य जुड़ रहे हैं, सब समानता के स्तर पे हैं। इसमें किसी किसी एक देश को वीटो की शक्ति या फिर ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी बात है कि इसमें जो शामिल जो राष्ट्र थे, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांसीसी जो उस वक़्त नेता बने थे, तो इनके भी दृष्टिकोण में अलग-अलग मूलभूत अंतर था। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका चाहता था कि इसको वाद विवाद को सुलझाने तक ही रखा जाए। लेकिन फ्रांस चाहता था कि नहीं, इसको एक मजबूत संस्था के रूप में उभरना चाहिए, क्योंकि जर्मनी हम जानते हैं कि हमने जर्मनी को खदेड़ा है, तो आने वाले समय में वो ज़रूर प्रयास करेगा कि दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया जाए और लोगों को ऐसे किया जाए। लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। और इसमें जो जैसे कि असेंबली थी और काउंसिल थी, दोनों को समान शक्ति दे दी गई। इसमें किसी को निरीक्षण नहीं करने दिया दिया। और दूसरी बात कि इसके संस्थापक सदस्य में जो यूएसए जुड़ा था, अंततः वही उसका सदस्य नहीं बन सका। बस उसके मात्र संघ बनाने के बस रहा, वहीं तक सीमित रहा, लेकिन उसका सदस्य नहीं बन पाया। और दूसरी बात है कि जब ये संघ बना, तो उस वक्त जितने पराजित राष्ट्र हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, उसको उस वक्त सदस्य नहीं बनाया गया था। बाद में उसको सदस्य बनाया गया, लेकिन उस वक्त सदस्य नहीं बनाया गया। तो बाद में वो जुड़े तो उस प्रति सम्मान नहीं आ पाई उनके प्रति, उसके लिए। और दूसरी बात है कि इसमें कोई भी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी मुद्दे पर निष्कर्ष लेना था, इसमें सर्वसम्मति आवश्यक थी।
सर्वसम्मति आवश्यक किसी भी युद्ध के समय पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि कुछ राष्ट्रों को ये निर्णय लेना पड़ता है कि क्या होना चाहिए विश्व में। तो अंततः देखते हैं कि ये राष्ट्रसंघ विफल हो गई। तो उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध जन्म दिया। हिटलर का हम देखते हैं कि फांसीवाद नाजीवाद जब उभर गया तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो उसके बाद से विश्व युद्ध में इतनी हरास हुई, ना जाने पूरी शक्ति संतुलन की अवधारणा बिखर गई, पूरे विश्व अर्थव्यवस्था से जूझते रहे और एक दूसरे के प्रति द्वेष भी बढ़ गया, कौन राष्ट्र क्या करेगा। तो अंततः ये निष्कर्ष निकाला गया कि एक ऐसा गठन होना चाहिए राष्ट्र संघ की, जो विश्व व्यवस्था को बनाए रखे, व्यापार और वाणिज्य को भी बनाए रखे, जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसका संचालन हो सके, और विकसित राष्ट्र हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो इसके बीच 1941 के अटलांटिक चार्टर में हुआ था, जो यूएसए और ब्रिटेन के बीच हुआ था, कि इसमें ये कहा गया था कि जो देश स्वतंत्र हो रहे हैं उनका आत्मनिर्णय की शक्ति होनी चाहिए, वो आत्मनिर्णय ले लें। इसमें अमेरिका का भी हित था। इसके पहले डिस्कशन शायद इस पे हो गई है कि अमेरिका का भी इसमें हित था कि अब बाजार की आवश्यकता पड़ गई थी। वो चाह रहा था किसी माध्यम से हम ऐसे बनाए कि पूरे विश्व मेरा परचम लहराए और हम विश्व के बाजारों को खुदे सके। तो अंततः 25 अप्रैल 1945 को सेंस फ्रांसिस्को सम्मेलन में 61 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद से यूएनओ गठन में आया, जिसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जाए, अब मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया जाए, जितने भी मानवाधिकार को उल्लंघन हो रहा है उसको बढ़ावा दिया जाए, और जितने भी क्योंकि युद्ध में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, तो सामाजिक और आर्थिक विकास का भी पोषण हो, इसके लिए बनाया जाए, मानवीय सहायता प्रदान किया जाए, जो अविकसित राष्ट्र है जिनकी जरूरत है उनको किया जाए, और सबसे मेन थी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो 1945 में गठन हो गया और अलग अलग इसके अंग बनाए गए। इसमें एक महासभा थी, फिर सुरक्षा परिषद थी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। सभी का काम मिला जुला अलग है, हम्म। लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक विवाद आ रहा है यूएनएससी पर, सुरक्षा परिषद को लेकर, जिस भारत सदस्यता की घोषणा कर रहा है। इसके इतिहास में जी भाई, जैसे आपने बताया कि जनरल असेंबली है, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें जैसे जो जनरल असेंबली है उसमें 193 मेंबर्स है। सिक्योरिटी जी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो हमें पता है कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, और 10 सिलेक्टेड होते हैं, जिसमें भारत भी कई बार हुआ है। और फिर सेक्रेटरीट होता है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, और जैसे जी यूएन की एजेंसियां होती है, जैसे डब्ल्यूएचओ होता है, यूनेस्को, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई सारे होते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल होता है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस करते हैं ये। इसके ऑब्जेक्टिव भी इससे हमें समझ में आते हैं। हिस्ट्री आपने बताई दी। तो भाई अगले मुद्दे पे अगर अपन आते हैं, तो पहले एक क्वेश्चन है भाई मेरा। जी जैसे अपन ये मानते हैं कि यूएन की बड़ी भूमिका है एक विश्व भर में, तो जब जी भारत को ऑफर मिला था यूएन में भारत को परमानेंट सीट जी मिलने के लिए, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कई बार उस जी ऑफर को ठुकराया था। तो जी क्या कारण हो सकता है उसका? देखिए, सबसे पहले मैं इसका मूलभूत कारण बताता हूँ, भले लोग इस पर विश्वास करें या फिर मत अलग अलग सबका है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा था, उस वक्त भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था और गुट निरपेक्ष आंदोलन भी शुरू कर दिया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से वो जितने भी नव विकासशील जो राष्ट्र उभरे थे, जो उपनिवेशवाद के मूल से उभरे थे, उनकी नेतृत्व भारत करता था, है ना। भारत नेतृत्व के रूप में अफ्रीका, जैसे अफ्रीका कंट्री को नेतृत्व संभालता था। तो भारत ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की छवि बना रखी थी। अगर वो उस वक्त शीत युद्ध के काल में, अगर किसी एक, जैसे कि उस वक्त जानते हैं प्रभुत्व थी अमेरिका की, उस पर यूएनओ की, यूएसए द्वारा ही इसको भारत को ऑफर किया गया था। अगर उसका सदस्य भारत बनता तो भारत की छवि पूरे जो अफ्रीका कंट्री में वो सही नहीं होती, क्योंकि भारत एक अपना अलग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता था। जब यूएनओ का सीट लेता तो सीधे उस पर कलंक आ जाती कि आप गुटनिरपेक्षता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर ये शीत युद्ध के काल में जो ये जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से बनाए गए जो संस्था है, तो फिर उसके साथ आप कैसे उसकी परमानेंट सीट ले सकते हैं। तो इसलिए नेहरू जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। और दूसरी पर बात की क्या भारत आपको की लगता है भाई कि जो अस्वीकार किया था, चाहे किसी भी कारण से किया था, आज वो हमारे लिए नहीं नहीं, बहुत दिक्कत का विषय बन गया है? हाँ हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से हम आगे बढ़े थे, लेकिन हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। विकसित अविकसित राष्ट्र भी हमारे सहयोग नहीं दिए, जिनको जिनको हमने सहयोग दिया वो भी हमारे सहयोग नहीं दिए। हम जिस अवधारणा को लेकर चल रहे थे कि आने वाले दिन में यही राष्ट्र हमारे पीछे लगेंगे और हम इनके माध्यम से
विकसित राष्ट्रों को चुनौती दे पाएंगे। लेकिन ये अपने अपने फायदे के लिए कभी कोई अमेरिका से जुड़ गया, कोई रसिया से जुड़ गया, ये जुड़ गया, तो भारत अंततः उसमें विफल ही हो गया। तो अंततः देखा जाता है कि हम लोग उस वक्त अगर यूएनएससी की सदस्यता ग्रहण कर लेते, तो जो चाइना आज खतरा बन रही है किसी भी मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे ले लो या फिर पाकिस्तान के मुद्दे पे, कोई भी मुद्दे का ले लो, तो इस पे सबसे बड़ी खतरा हमारे लिए चाइना बन गई है, क्योंकि 4 जो सदस्य हैं वो हमारे लिए वीटो वो सहमति दे देते हैं, लेकिन अंततः चीन वीटो उसको नकार देता है। जबकि भारत के द्वारा ही ये दिलवाया गया था कि चाइना एक दक्षिण एशिया में रहना चाहिए, एक ऐसा संगठन एशिया में कि यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बने। तो वही हमारे नाखून नागपुर बन रहा है। तो ये जरूरी था हम लोगों को उस वक्त नेहरू जी को थोड़ा मतलब ये उनको व्यवहारिकता की तरफ बढ़ना चाहिए था। आगे वो शायद आगे तक की तरफ नहीं सोच पाए होंगे वो, इस कारण से अभी तो ठाकुर बन रही है। हम्म। तो जैसे हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि क्या आज जो यूएन है, जैसे हमने इसके इतिहास के बारे में देखा, इसके फैक्टर्स के बारे में देखा कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट है ये, मतलब कि क्या क्या इम्पोर्टेंट काम करता है ये, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो क्या ये आज के समय में उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पा रहा है? क्या वो इतना प्रभावी रह चुका है कि जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है उसको कुशलता पूर्वक पा रहा हो? जी कपिल भाई, एस टी भाई, या कोई भी कुछ बताना चाहे, पी वाई भाई। जी कपिल भाई, आप नॉर्मली भी देख के बता सकते हो कि भी हाँ आपको क्या लगता है कि क्या बोलते हैं ये जो यूएन की भूमिका थी पीस मेकिंग की, सिक्योरिटी की, ह्यूमन राइट्स की, कोर्ट ऑफ जस्टिस की, कई सारी जो भूमिका, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उसके फंक्शन है, क्या वो अपने फंक्शन को कुशलता पूर्वक निभा पा रहा है? जी ऋषि भाई। जी, देखिए हम अगर प्रारंभ में देखते हैं तो सर उनकी कुछ उपलब्धियां भी रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि हम ये मानते हैं हम्म। कि देश जो इतने मतलब खतरे में है, युद्ध में थे, उसके बाद से यह गठन हुई, तो आज तक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम नहीं बढ़े, एक भी वैसे परमाणु किसी पर हमला नहीं हुआ। तो एक तो हम इसकी सफलता मान सकते हैं, क्योंकि विभिन्न छोटे राष्ट्रों को इन्होंने मुद्दे को सुलझाया जरूर है। और दूसरी बात की आर्थिक उपलब्धियों को लेकर देखते हैं, तो जो आईएमएफ है या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इन्होंने बहुत सारे हम्म। अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दिया है। आर्थिक उपलब्धियों में देखें तो सामाजिक क्षेत्र में भी बीमारी से उभरने के लिए डब्ल्यूटीओ के माध्यम से हो, या फिर संयुक्त राष्ट्र के जितने भी स्वास्थ्य संगठन जो है जुड़े हैं, एक दो डब्ल्यूटीओ के अलावा भी, तो सारे इसमें उपलब्धियां रही हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी इसकी उपलब्धि ये रही है कि यूनेस्को के माध्यम से प्राचीन धरोहर को संरक्षण करने में ये सहायता हम्म। किया है। लेकिन अंततः इस बात पे, हाँ, और अंततः इस बात पे जैसे कि होती है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वैश्विक विकास को बढ़ावा देना, तो निश्चय ही इसने वैश्विक विकास को कुछ हद तक बढ़ावा दिया है। जैसे एसडीजी के माध्यम से जो गोल लाया गया, तो आज विश्व में थोड़ा बहुत प्रभावी है। मानवाधिकार की रक्षा की बात पर देखें तो कुछ मुद्दे को उठाया है। सहयोग को देखें तो विभिन्न देशों के बीच विवाद को सुलझाया जरूर है। लेकिन अंततः क्या हुआ कि हम जैसे सीरिया संकट को देखते हैं, यूक्रेन को देखते हैं, तो इससे ये विफल नजर होती हुई आती प्रतीत पड़ती है, क्योंकि इसने उस सही दिशा में काम नहीं किया। सबसे पहले जिसको सीमित संसाधन देखते हैं, इसके पास संसाधन की उचित संसाधन भी नहीं है, क्योंकि इसका आय का स्रोत है उन्हीं देशों से जो इसके सदस्य हैं, उन्हीं के देशों के द्वारा फंडिंग। तो जो देश जितना अपने हिसाब से फंडिंग करता है, इसका अपना कोई संसाधन का स्रोत नहीं है। और दूसरी बात है कि इसमें निर्णय की जो प्रक्रिया है वो अप्रभावी है, उसका निर्णय अप्रभावित ढंग से होता है, क्योंकि 5 राष्ट्र जो मिलकर यूएनएससी को वीटो के प्रयोग कर लेते हैं, तो इसके लिए समझ चुनौती आती है। जाहिर सी बात है कि इसकी जो जब मूल स्थापना हुई थी, तो उस समय की राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से इसकी गठन हुआ था, कि उस समय जो विश्व लगभग जो शक्तिशाली थे उन्हीं को उनका सदस्य बनाया गया। आज तक उसी चार्टर के माध्यम से वो होती रही, उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। इसको हम विफलता देखते हैं। और दूसरी बात की हम्म। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, इतने बड़ी जनसंख्या वाला देश जहाँ लोकतंत्र है, जनसंख्या भी है, लोकतंत्र भी है, इसकी सैनिक क्षमता बेहतर है, तो इतने बड़े देश को आप उसमें अगर सदस्यता नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात एक अप्रभावी ढंग से प्रतीत होगा ही, क्योंकि अविकसित राष्ट्र इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कारण से हम जी इसको भाई, देखते हैं कि हाँ। जैसे भाई आपने बताया कि भी हाँ इसके कई फायदे भी हैं। जैसे अफ्रीका जैसे गरीब राष्ट्र में इसने स्वास्थ्य संबंधी, खाद्य संबंधी, फूड सिक्योरिटी को लेकर या हेल्थ एश्योरेंस को लेकर बहुत काम किया है।
और जी, इसकी जो बहुत बड़ी-बड़ी जो संस्थाएँ हैं, जैसे आपने बताया कि आईएमएफ हो गया और डब्ल्यूएचओ हो गया, जैसे कोरोना पीरियड में और क्या बोलते हैं अगर कोई देश अगर डिफ़ॉल्ट की कगार पे होता है, तो ये सब बहुत हेल्प करते हैं। तो इसके कई अचीवमेंट्स जी, भी हैं। पर अगर अपन जहाँ पीस की बात करते हैं, तो जैसे अगर हमने देखा हाल ही में इज़राइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर और जो सीरिया में जी, आईएस का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अगर अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं, तो जैसे हमने अभी चर्चा भी करी थी कि कार्बन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल चुका है और जो डेवलपिंग नेशन है, उन पे बोझ डाला जाता है कि वो कार्बन को कम करें, कार्बन उत्सर्जन को कम करें। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो जैसे साफ-साफ अपन देखते हैं कि यूएसए में कितने प्रोटेस्ट भी होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट ह्यूमन राइट वो डिस्क्रिमिनेशन के, और इस्लामिक नेशंस में कितने सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। जैसे चाइना है, वहाँ पे मुस्लिम के राइट्स कितने ज़्यादा लिए जाते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं करने देते, उनके जो रिचुअल्स होते हैं उसको। और जी, जैसे जहाँ पे इनका जो ऑब्जेक्टिव है यूएन का, वो रिडक्शन ऑफ वेपन्स है, वो साफ-साफ हुँ, विफलता की ओर दिखाई देता है कि जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, अपने न्यूक्लियर वेपन बिना छुपे बना रहे हैं, मतलब छुप के बना रहे हैं। और जी, कई जो देश हैं जो वेपन बनाने में हार्मफुल वेपन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो कई इनके गलत चीज़ें भी है, पर जहाँ पे मेजर पॉइंट मेरे को जो समझ में आया, मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वो ही अपने जो पद है, जो उनकी जो पावर मिली है उनको, उसका वो बहुत ज़्यादा गलत उपयोग में ले रहे हैं। मतलब वही इसका जी, उल्लंघन कर रहे हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, कई हद तक। जी भाई। जी। हाँ, देखिए इसमें ये बात उठ रही है ना कि इसकी विफलता जो है क्यों उभर के आ रही है। तो इसको पहले ही बताया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भू राजनीति थी, जैसे देशों की जो स्थिति थी, उसी समय से लेकर अभी तक वही प्रक्रिया चली आ रही है। उन्हीं देशों की शक्तिशाली है। यूरोपियों को देखें तो यूरोपियों का हुँ, प्रतिनिधित्व ज्यादा है। तो हम इसकी सतह पे कह सकते हैं कि एक वैश्विक संगठन है जहाँ यूरोप छोटा सा महाद्वीप है, वहाँ अफ्रीका जैसे और एशिया जैसे बड़े बड़े महाद्वीप, उनकी प्रतिनिधित्व उतनी ज्यादा नहीं है। अफ्रीका की कोई सदस्य उसमें देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी सदस्य नहीं है, इतनी बड़ी महाद्वीप। तो जो पांचों देश हैं उसी को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो यही सब कारण उभर के आ रही है, उसकी चुनौतियां उभर के आ रही है, क्योंकि जब तक आप विश्व में सहयोग लेकर नहीं बढ़ेंगे आगे, तब तक कोई सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि अब पूरे जी विश्व को भाई। लग चुका है कि वो सफल नहीं है। तो भारत जैसे देशों जैसे को जापान। हमने अभी देखा था कि पाकिस्तान को लेकर जो कश्मीर का मुद्दा उठाया था पाकिस्तान ने, उसमें वीटो जो क्या बोलते हैं जो चाइना है वो पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था, वीटो कर दिया उसने अतार्किक रूप से। और रशिया ने भी, और क्या बोलते हैं जो परमानेंट 5 नेशंस है, वो अतार्किक रूप से सिर्फ अपने यूज़ के लिए वीटो कर देते हैं कई बार। तो जी, वही मिसयूज़ कर रहे हैं, जो इसके मेन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें ही बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। जी भाई। हाँ, अब हाँ, अपने जैसे सबसे अगर पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन, कि भारत एक प्रभावी राष्ट्र क्यों बनता है यूएन में अपनी परमानेंट सीट, यूएनएससी में अपनी परमानेंट सीट पाने का एक प्रभावी दावेदार क्यों बनता है, अगर कोई भी बताना चाहे। ठीक है, कोई बताओ। जी रॉकस्टार जी। भारत को क्यों मिलनी चाहिए यूएनएससी में परमानेंट सीट। ठीक है, मैं बोलूँ क्या? नहीं, कोई बता रहे थे। जी बताइए, आप बताइए। यूनिवर्सिटी में देखिए, ना। सबसे। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी बताइए। यूएससी में जो सुरक्षा परिषद में ना जो 5 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, अगर जिस किसी को भी सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट चाहिए। एक तो ये कि जनसंख्या का देश होना चाहिए, उसका भूभाग भी अच्छा खासा होना चाहिए और उसकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से और परमाणु बम है उसके पास जो शक्तिशाली होनी चाहिए वो सब होना चाहिए और लोकतांत्रिक हम्म। देश भी होना चाहिए। जिस कारण भारत हक बनता है कि वो सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। जी जी, एकदम सही बताया आपने। जी कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कुछ। जी ऋषु भाई। जी। देखिए, भारत की दावेदारी इसमें इस कारण मजबूत होती दिख रही है
क्योंकि कपिल जी ने बताया कि जितने भी पॉइंट बताया, एक है भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम देखते हैं कि जब यूएन का गठन हुआ था यूएनओ का, तो भारत उसका सदस्य रह चुका था। भारत ऐसा नहीं कि बाद में कोई कंट्री उभरा है। दूसरी बात की क्षेत्रीय महत्व के आधार पर देखते हैं तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और दक्षिण एशिया में जो देखते हैं इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आर्थिक महत्व के रूप में हम अगर देखते हैं तो भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था थी, फिर पांचवी पे आने वाली पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अगर देखें तो इसकी, और केवल अर्थव्यवस्था नहीं बन चुकी है बल्कि तीव्र गति से बढ़ भी रही है, अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो। और केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक नाभिकीय न्यूक्लियर पावर के रूप में भारत स्थापित है। जो 5 कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर उसमें परमानेंट सदस्य हैं, उनके पास अगर न्यूक्लियर है तो भारत के पास भी न्यूक्लियर है। और भारत के पास एक ये चीज है कि भारत मानवाधिकार के रूप में देखें तो इसका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर रहा है। जहां सांस्कृतिक विविधता इतनी जटिल रही है, फिर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा है। तो ये इसको साख बट्टा लगाने नहीं देता है, बल्कि सदस्य का प्रबल दावेदारी मानता है। और कूटनीतिक संबंध के देखें तो भारत एक ऐसा राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनके साथ बेहतर कूटनीतिक संबंध है भारत का। और जितने भी वैश्विक जितने भी चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद के मुद्दे को ले लो, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को ले लो, भारत सभी को समाहित करता है, सभी पर अपना वाद विवाद उठाता है। भारत के पास सैनिक क्षमता भी उतनी मजबूत है। एक विकसित राष्ट्र के रूप में वो सैनिक क्षमता होना चाहिए, ये भारत के रूप में भी भारत के पास बहुत बेहतर स्थिति में है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गया, सुरक्षा में भारत कभी भी यूएनएससी का क्या बोलते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत हमेशा से योगदान देते आ रहा है। और केवल इसमें नहीं बल्कि यूएनएससी में ये तो सदस्यता देते रहता है। और आखिरी बात हम ये देखते हैं कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 7 बार सिलेक्ट हो चुका है। ये इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत केवल ऐसा नहीं है कि जिसने महासभा जो पीस कीपिंग फोर्स है यूएन की, उसमें भारत तीसरे नंबर पे से ज्यादा जो लोग पीस कीपिंग फोर्स में जाते हैं। बिल्कुल, यही बात तो भारत को ये प्रबल बनाती है। कि कुछ राष्ट्र आरोप लगाते हैं कि भारत के पास वित्तीय स्रोत उतनी नहीं है जो यूएनएससी में उतना मदद करता है। लेकिन केवल हम वित्तीय सहायता पैसे के रूप में दें, ये तो सही नहीं है ना। हम सैनिक क्षमता की दृष्टि से हम कितना महत्व देते हैं, कितना उसको सहयोग करते हैं, इस पे भी भारत को विश्व को ध्यान देना होगा। भारत एक सैनिक के रूप में उसको सहयोग देता है बहुत ज्यादा। जैसे अगर अपन देखें कि भारत एक सबसे बड़ा बाजार के रूप में उभर रहा है, और भारत की जो ग्रोथ रेट है वो भी सभी डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा मापी जा रही है पिछले कई वर्षों से। जी। जैसे भारत फूड सप्लायर में भी बहुत अच्छे नंबर पे आता है। जैसे हम देखते हैं कि अभी क्या बोलते हैं टर्की में अर्थक्वेक आया था, या फिर अगर क्या बोलते हैं जैसे जब कोरोना वायरस की बात थी तो फिर अफ्रीका में भी वैक्सीन्स भेजी थी भारत ने। तो भारत विश्व भर में अब कई सारे ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजता है। कई सारे दावे हैं जिसमें भारत को प्रबल बनाते हैं कि उसको यूएनएससी में सीट मिलनी चाहिए बाकी राष्ट्रों की तुलना में। जैसे जापान, ब्राजील और इन सब की भी बातें की जाती है, पर इससे ऊपर भी भारत आता है। और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि हम भारत से इसलिए फेवर का ले रहे हैं, बल्कि फैक्चुअल रूप में भारत इस रूप में आता है कि हाँ, भारत को सबसे पहले रखना चाहिए यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए इस टाइम पर। हाँ बिल्कुल, ये जो भारत की, एक तो मैंने बताया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, क्षेत्रीय महत्व के रूप में बहुत ज्यादा है, आर्थिक महत्व भी है, न्यूक्लियर पावर है, मानवाधिकार के रिकॉर्ड है, कूटनीतिक संबंध इसका बेहतर है। लेकिन ये देखना ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि भारत के पास यूएनएससी के लिए विजन भी है। विजन भी तैयार किया है भारत ने कि सबसे भारत ने ये विजन तैयार किया है कि जितने भी विकासशील देश है उस पर बेहतर ध्यान देना है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को सहयोग से और वाद विवाद के माध्यम से उसको सुधारना है। इसके बाद भारत के पास विजन है, इसकी भू राजनीतिक महत्व भी बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी हम ये देखते हैं ना कि भारत कभी भी एक तरफा शीत युद्ध के काल में जैसे होता था ना कि एक ध्रुवीय की तरफ नहीं बल्कि बहुपक्षवाद के प्रोत्साहन में रहा है। भारत कभी बहुत पक्षवादी, सभी को लोकतांत्रिक रूप से समर्थन मिलना चाहिए। अफ्रीकन कंट्री को हो तो बराबर हो, भारत में एशिया में हो तो बराबर हो, चाहे वो यूरोप में हो तो बराबर हो। तो इस कारण से भी देखते हैं कि भारत की प्रबल दावेदारी मजबूत होती है क्योंकि भारत के पास एक विजन है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा मनीष भाई, या फिर कोई भी बताना चाहे
कि जब अगर अपन देखते हैं कि भारत इतना प्रभावी राष्ट्र है, भारत का इतना पहले नंबर पे आ सकता है यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए, तो भारत को कौन रोक रहा है परमानेंट सीट पाने के लिए और क्यों रोका जा रहा है? क्या कारण है? कोई भी बताना चाहे? जी जी भैया, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम मतलब भारत को देखें कि भारत की राह में बाधा क्या है, इससे पहले भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्तर पे था या अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे था, तो इसलिए भी भारत के महत्व को लगातार कम आका जा रहा था। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था जो भारत की सदस्यता में बाधा बन रहा था। और आज भी जो इसकी संयुक्त राष्ट्र की जो व्यवस्था है, यूएनएससी की जो अस्थायी सदस्यता वाली जो निकाय है, उसकी जो भी स्ट्रक्चर है, वो मतलब 80 साल पुराना है और उसी विश्व व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये चीज चलाई जा रही है। जैसे अगर हम कुछ पॉइंट अगर हम इसमें शामिल करना चाहे तो हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में अगर उसका अगर स्कॉटलैंड अगर उससे अलग अगर मान के चलिए हो जाएगा तो उसका कोई अस्थायी सदस्यता का महत्व नहीं है। सोवियत संघ है, सोवियत संघ टूट चुका है तो रूस की सदस्यता का कोई मतलब महत्व नहीं जी मिल रहा भाई, है, फ्रांस का पर कोई महत्व भारत नहीं है। की जो परमानेंट सीट है उसको प्राप्त करने के लिए क्यों रोका जा रहा है? कौन रोक रहा है? जी भैया, तो पहली चीज चीन द्वारा वीटो लगाया जा रहा है और भौगोलिक पूर्वाग्रह इसमें बहुत ज्यादा बाधा बन रहा है। अर्थात जैसे कुछ ऐसे जो इसका स्थायी सदस्य है, उनका कहीं ना कहीं यह मानना है कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं या फिर अफ्रीकन कंट्री है या दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के जो भी देश हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं पीछे हैं और इन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए गाहे बगाहे अगर हम भारत की बात करें तो चीन द्वारा वीटो कर दिया जाता है। और इनके जो सदस्य हैं, ये इनमें आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, जिस कारण भी भारत को सदस्यता नहीं मिल पा रही। अर्थात भारत की सदस्यता के मुद्दे पर कहते तो सभी है, लेकिन कभी किसी भी देश ने पुरजोर समर्थन नहीं किया उस तरीके से कुछ सदस्यों को छोड़कर कि भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए। अगर कभी हम्म। प्रस्ताव लाया भी जाता है तो चीन एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में। जी भाई। तो जी कपिल ये जी, आप चीज। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रही थी कि जो रूस अमेरिका ये भी है, इनको पता है कि ये चीन नहीं करने देगा इसको, जो भारत की सदस्यता को है। और एक और बात यह है कि जो वीटो पावर जो की जाती है, अगर इनको भारत को भी दी जाती है तो इससे जो चीन को भी दिक्कत होगी और वो पाकिस्तान को भी बीच में ला के खड़ा कर देता है कि इसको भी चाहिए। अच्छा। अगर वीटो पावर अगर वीटो पावर अगर सभी दक्षिणी जो देश हैं, दक्षिण अमेरिका के देश को भी कुछ शामिल कर लिया था, अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है, तो फिर वीटो का पावर इतना महत्व नहीं रह जाएगा, इनका यह कहना है जो मतलब आप क्या कहना चाहते सुरक्षा हो, अगर परिषद इसमें में। ज्यादा लोग जोड़ दिए जाएं तो इसका महत्व नहीं हाँ, रह जाएगा? उन वो नहीं चाहते हैं ना, जैसे उनकी शक्ति जो हम्म। चीन है, रूस है या जी। अदरवाइज कोई भी है, वो नहीं चाहते हैं। हम्म। फिर उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना इन सब चीजों में, कि सबको दबा के रखते हैं ना, जी। इसीलिए। जी ऋषु भाई, जैसे अगर हमने देखा था अभी कि कई सारे राष्ट्र रेडी हो गए थे भारत को परमानेंट सीट देने के लिए, पर आखिर में चाइना ने वीटो लगा दिया। अब जैसे मनीष भाई ने और कपिल जी ने भी बताया कि हाँ, चाइना एक बड़ा रुकावट है भारत की यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर कुछ विस्तार में बताना चाहेंगे कुछ नया? देखिए, जैसे कि आपने सवाल जो पूछा था ना कि भारत के अस्थायी सदस्यों को कौन से तत्व रोक रहे हैं, तो इसमें जैसे कि था कुछ देशों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जैसे भारत को दावेदारी को चीन और पाकिस्तान भी इसको काउंटर कर रहे हैं कि इसको नहीं देना चाहिए। दूसरी बात है कि अन्य प्रतिस्पर्धी जो दावेदार हैं, जैसे कि G4 के देश देखते हैं हम, कि जापान हो गया और ब्राजील हो गया, भारत हो गया, इनमें भी आपसी कोई हर मुद्दे पर संबंध नहीं बन पाया है। किसी एक, जैसे कि चारों मिलकर किसी एक बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं कि ये है, बल्कि आपस आपस में भी ये है, मतभेद है। दूसरी बात है कि इसमें ये बात हो रही है कि वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
भारत अगर स्थायी सदस्य बनता है तो उसको बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ का वहन करना पड़ेगा, तो भारत अभी उस काबिल शायद नहीं है। और दूसरी बात है कि एक तो वित्तीय बोझ बढ़ रही है, की बार भारत ने कम कर दिया है, 50% से कम और योगदान कम कर दिया है, इस साल नहीं हाँ देगा वो बजट इसलिए में, की है, अंतरिम बजट में आया है। वो बात वो मैं नहीं इसलिए कह रहा किया है हूँ कि ताकि भारत को परमानेंट सीट मिलने की चांसेस ज्यादा बढ़ सके। बिल्कुल, वो बात कम कर देने की बात नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, आपकी देश उस काबिलियत होनी चाहिए कि आपकी भुखमरी, गरीबी पूर्णतः दूर, लगभग कुछ हद तक दूर होनी चाहिए, अच्छी खासी। फिर आप एक ऐसी संस्था में जुड़े कि आप पैसा देने में नहीं हिचके। भारत उस काबिल अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत दे चाहे तो दे सकता है, लेकिन भारत में गरीबी और भुखमरी इतनी ज्यादा है कि आंतरिक रूप से ही विरोध हो रहा है। जैसे घरेलू रूप में ही विरोध इस कारण से हुआ था कि कहा गया था कि आप कश्मीर के मुद्दे को ले लो, नेहरू के मुद्दे से लेकर अभी तक चले आ रहे हैं, तो वो एक ऐसी संस्था का सदस्य भारत को नहीं बनना चाहिए जो अलोकतांत्रिक है। भारत के आंतरिक विरोध भी इसकी हो रही है। और दूसरी बात, आम सहमति का कभी भी अभाव रहा है इसमें, पूर्ण रूप से ये नहीं हो पाया है। अब एक और बात इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि यूएनएससी का अगर भारत सदस्य बन भी जाता है, तो किसी भी मुद्दे को मनवाने के लिए सभी सभी जितने भी राष्ट्र हैं, सभी के बीचों की आवश्यकता, मतलब सभी की सहमति की आवश्यकता होगी। अगर किसी रूप में भारत सदस्य बन गया, आतंकवाद के मुद्दे पर बात करना शुरू किया, तो चारों राष्ट्र उसको सहमति दे देंगे, भारत भी सहमति दे देगा। लेकिन चाइना तो उस वक्त भी काउंटर कर सकता है ना, तो इसी कारण से भारत से विरोध हो रहा है कि आप यूएनएससी में सदस्य लेकर वे क्या कर सकते हैं, क्या कुछ अलग चाइना को थोड़ा हटा लेंगे, इस पे भी हो गया है। और दूसरी बात की भारत की नाभिकीय शक्ति का होना भी ये प्रभावित करा रहा है, क्योंकि भारत जो अभी जिस जगह पे है, उसके पड़ोसी देश खफा है भारत से, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि भारत की यूएनएससी में सदस्य मिल जाएगा। एक तो ये न्यूक्लियर पावर है, हम तो न्यूक्लियर पावर है नहीं, तो जाहिर सी बात है हथियार तो होड़ शुरू होने लग जाएगी, भारत से लोग डरने लगेंगे। ये सबसे मुख्य इसकी समस्या बनी हुई है। अब लास्ट में हम देखें तो घरेलू चुनौतियां हैं ही, भारत के पास गरीबी, असमानता, आंतरिक संघर्ष इतना है, तो भारत एक कैसे प्रबल दबाव हो सकता है। और लास्ट में सबसे आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप यूएनएससी के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन आप जो क्षेत्रीय संगठन है, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इसकी नेतृत्व तो प्रभावी ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं। आप गुटनिरपेक्षता को चला के, आप गुटनिरपेक्षता को आंदोलन शुरू किए थे, उसकी आप सही से नियमित बैठक नहीं कर पा रहे, तो छोटे छोटे मंच को आप संभाल नहीं पा रहे थे, कैसे यूएनएससी में सदस्य ले सकते हैं। तो भारत के खिलाफ यही चुनौती है। बिल्कुल भैया, एक मैं और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे अगर भारत अस्थायी सदस्य बन भी जाता है, तो अभी हमारा जो स्टैंड है, मतलब अभी हमारी जो नीति है, वह मतलब क्या गुटनिरपेक्षता से प्रभावित है या बहुध्रुवीयता से प्रभावित है। मतलब हम किसी भी देश को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, सबसे सहयोग लेना चाहते। तो मान लीजिए अगर हम अस्थायी सदस्य हो गए और किसी मुद्दे पर अगर हमने किसी के पक्ष में वीटो लगाया या किसी के विरोध में वीटो लगाया, तो जो दूसरा पक्ष है वो भी नाराज हो जाएगा। तो भू राजनीति में हमारे लिए हमेशा संकट उत्पन्न होगा। अगर हम इजराइल के समर्थन में कहीं अगर वीटो लगा दिए, तो मध्य एशिया नाराज हो जाएगा। एक और बात हित ये है ना, प्रभावित होते हैं भैया, हित प्रभावित होते हैं किसी भी देश के। वो नहीं, क्योंकि वो बात बिल्कुल सही हाँ, है। अगर हम आतंकवाद के आधार पर वीटो लगाएं, तो अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि वहाँ गलत है, लेकिन फिर भी अगर हमें पाकिस्तान को काउंटर करना है, तो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाना होगा। तो जो हमारा हित है वो प्रभावित होगा। हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, ये प्रभावित होगा भैया। नहीं, अंततः एक बात और उभर के आ रही है कि जैसे भी हम एक अविकसित राष्ट्र, जो अभी विकासशील राष्ट्र है, उनको नेतृत्व में हम कभी भी बात करते हैं लोकतांत्रिकरण की बात, कि लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो जितने भी ये छोटे राष्ट्र है आरोप लगाते हैं कि आप यूएनएससी में परमानेंट सदस्य के रूप में क्यों जाना चाहते हैं। आप यूएनएससी का जो महासभा है, यूएनओ का जो महासभा है जिसमें 193 देश है, उसको और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कोई भी बात लाया जाए, उसके माध्यम से हम 193 देशों का हम सहमति लेकर उस पर वोटिंग कराकर कोई निर्णय लिया जाए। तो आप उसी होड़ में लग गए हैं कि आप 5 राष्ट्र में शामिल होंगे, 6वां राष्ट्र, 7वां राष्ट्र, इसलिए भी ये भी विरोध आ रहा है। भारत को महासभा के रूप में जैसे उभारना चाहिए। ऋषि भाई, जैसे अभी हमने बात करी थी कि कई सारे जो वीटो पावर्स है जो 5 कंट्रीज के पास है, वो अपने हित के लिए प्रयोग करते हैं। कई कई कंट्रीज अपने हित के लिए प्रयोग करती हैं। और जैसे अगर अपन भारत की बात करें, तो भारत के ऊपर जैसे जब कई बार जब बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ था, या फिर कई बार मुद्दे हुए थे, जब भारत ने परमाणु जांच की थी, तब यूएन में मुद्दा उठाता था। तो हम
फ्रांस पर निर्भर थे या फिर किसी और देश पर निर्भर थे, अब हमारे ऊपर जो गलत बात थी उसको हटाने के लिए। तो अगर अपन वहां पे खड़े हो जाएं तो अपन को हमारी निर्भरता किसी के ऊपर नहीं रहेगी, अपन खुद से हाँ अपना डिफेंड कर पाएंगे। जी बिल्कुल। भारत को अगर यूएनएससी में सदस्य मिल जाती है तो सबसे पहले ये होगा, देखिए एक तो आत्मनिर्भर बनेगा कि किसी देश को समर्थन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे चीजों पर वीटो लगा सकते हैं तो हम भी आपके मुद्दे पर वीटो लगा सकते हैं, इस पर समर्थन देना पड़ेगा। दूसरी बात की जो भारत अपने को दिखाता नहीं, मतलब भारत असल में है, जो अर्थव्यवस्था भारत की है, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, लेकिन वो छोटे छोटे देशों के मतलब उनके मन में ये विश्वास नहीं पैदा कर सकता है कि हम भी मजबूत राष्ट्र हैं। तो अगर यूएन यूएन में उसकी परमानेंट सदस्य मिल जाती है तो ये भी दिखा पाएगा कि हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हैं और उसकी कूटनीति और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इसके लिए परमानेंट सीट और आवश्यक है। जी भाई, मतलब परमानेंट सीट के लिए जरूरी है भारत, मतलब रेडी है, जैसे आप बोल रहे हो रेडी नहीं है, मेरे को तो लगता है नहीं, कि कुछ परमानेंट कमियां सीट हैं। भारत को मिलनी चाहिए, जिससे भारत की जो हाँ क्या इमेज है, जो भारत की जो भारीपन है वो बढ़ेगा, मतलब भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा बाकी राष्ट्रों पर। उससे हमेशा अपने आप मतलब भारत कैपेबल हो जाएगा अगर उसका एक इन्फ्लुएंस एक बढ़ेगा सेकंड। सब पे तो। ये जो कथन है ना, ये आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम दक्षिण एशिया में देखें ना, तो दक्षिण एशिया में जितने भी राष्ट्र हैं वो भारत को एज अ बिग ब्रदर या एज अ बड़ा भाई या जो कि ये लीडर इस तरह से देखना पसंद नहीं करते। आज हम बांग्लादेश, नेपाल या फिर जितने भी पड़ोसी, श्रीलंका है, तो अगर दक्षिण एशिया हमेशा से ही यह एक गुण रहा है कि दक्षिण एशियाई जितने भी राष्ट्र है वो क्या है, वो हमेशा से ही एक दूसरे से सशंकित रहे हैं। अगर हमने परमाणु बम बनाया तो पाकिस्तान ने भी बना लिया। तो श्रीलंका भी कभी चीन के फेवर में बोलेगा, कभी इंडिया के फेवर में बोलेगा। तो अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिलता है तो भारत के राष्ट्रीय हित के लिए तो आवश्यक है, लेकिन दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं वो यही सोचेंगे कि हमारी सीमा के समीप कोई ऐसा देश आ गया जिसकी मजबूत स्थिति है संयुक्त राष्ट्र में, जिसके पास परमाणु जी हथियार है। मनीष भाई, जी भैया, तो जैसे इसलिए अगर भी आप एक बात कर रहे हो संकट है। तो उसमें क्या बोलते हैं, यूएसए के पास में जो मैक्सिको है वहां पे भी ये सिचुएशन है कि यूएसए बिग ब्रदर के रूप में है। तो कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि अपना भारत से अगर कंपैरिजन करते हैं या फिर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, सोचते हैं कि भारत अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, और कुछ हद तक अगर मान लो कुछ हद तक अगर नेपाल भी ऐसा मानता है, तो वो जो सही नहीं है। उसके लिए जो पूरा जो अफ्रीका और जो पूरा साउथ एशिया जो भारत को लीडर के रूप में देखता है, उसको अपन कॉम्प्रोमाइज थोड़ी कर सकते हैं। नहीं 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 भाई, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप गलत, आप क्या समझाएं जरा, 1 मिनट में समझा दूंगा, 2 मिनट में। क्या बात हो रही है ना, जो अमेरिका जो पहले से जब गठन हुआ था उस वक्त से अस्थायी सदस्य है, वो तो ठीक है। अभी जो बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि भारत को नहीं चाहिए यूएनएससी में सदस्य, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि भारत जो अपना दिखाना चाह रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत है, मानवाधिकारों के ये करते हैं। लेकिन भारत के कहने से जो उसके बाद से जो काउंटर आ रही है विकसित राष्ट्रों की तरफ से, तो वो बता रहे हैं कि आपके जो पड़ोसी देश हैं वही आपको नकार रहे हैं, तो केवल हम आपके कहने से हम थोड़े दे देंगे। ये बात हो रही है कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनके बिग ब्रदर सिंड्रोम की वजह से वो सोचते हैं कि भारत हम पे और दबाव बनाएगा, इस वजह से भारत के विरोध में चले जा रहे हैं। तो विरोध में चल जा रहा है तो विकसित राष्ट्र इस पर आवाज ये उठा दे रहा है, जैसे चाइना ये कह रहा है कि तो भारत उसी के बात में सदस्य मैं पर। बोल रहा हूँ भाई, हाँ जैसे जी पूरा अफ्रीका और जो पूरा क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें अभी क्या जी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर जो भी है नीचे नीचे साउदर्न जो साउथ वर्ल्ड है, वो भारत को एज ए लीडर के रूप में मानता है। और भारत ने एक प्रूफ भी है कि अभी जैसे G20 की समिट में अफ्रीका को G20 का सदस्य बना के, कि जी वो साउथ हाँ वर्ल्ड के बारे में हाँ सोचता है। तो हाँ एक एज अ बिल्कुल। लीडर भारत को होना चाहिए यूएनएससी में, जो हाँ साउथ तो विवाद वर्ल्ड की बात उठा सके। तो विवाद ये भी उठती है ना कि आप क्षेत्रीय जो संगठन है, आपके पड़ोसी देशों के जो संगठन है, उसको लेकर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आप सार्क के माध्यम से क्यों नहीं? भारत कभी सार्क के माध्यम से, बिम्स्टेक के माध्यम से कभी मांग ही नहीं किया है वो। देखें तो उसमें किसी भी देश समर्थन ही नहीं किए भारत को। आजकल पतन नजर आती है, ये जितने भी हम ये सार्क और बिम्स्टेक की जो अपनाए हुए हैं नीति, जो हमारे देश चारों तरफ जो पड़ोसी देश है, इनका समर्थन ही नहीं मिल पा रहा है हमारे।
तो यही कारण सबसे मुख्य जी बाधा भाई, बन रहा है। आपको भारत को पता सबसे है पहले इसको कि सुधारना सार्क पड़ेगा। पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तो वहां पे हाँ, एक तो वही ऐसा बात देश बैठा है जो पूरा रेडिकलाइज्ड है, मतलब जो कट्टरवादी जी, है। इसी कारण से तो समस्या बनी हुई है, भारत को सदस्यता नहीं मिल पा रही है। अब क्या करे भारत, आप ही बताइए। इसको सुधारने की जरूरत ही पड़ेगी ना। अब भारत को किसी ना किसी माध्यम से, कैसे भी करके, कूटनीति के माध्यम से इसको सुधारना होगा। जी भैया बिल्कुल, यही हम कहना चाह रहे थे। आपने अच्छे से प्रश्न को उठाया कि जो हमारे क्षेत्रीय मतलब पड़ोसी देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं, उनके बीच में हमेशा से ही एक दूसरे से अविश्वास की भावना है। कभी हेलो। भी आप जी पर भैया, भाई, तो इस जो क्या बोलते हैं, जो कारण तर्कफुल नहीं है, मतलब जो तर्क संगत नहीं है, उसके लिए एक बड़ी बात को, एक जो जरूरी चीज है उसको थोड़ी रोक दिया जाएगा। नहीं, तो जरूरी तो है, ये हम लोग सभी मानते हैं, हम तो भारत। अरे आप लोग ये कमी बता रहे जबरदस्ती हैं कि बहाना भारत हो को गया ना क्यों। रोकने का भारत को, बस। नहीं नहीं, वही तो बता रहे हैं ना कि हम जबरदस्ती लोग सही भी में हो गया चुनौती बता पाकिस्तान। रहे हैं बस। हाँ, हम तो चाहते ही है भारत को मिले, हम हाँ। बस चुनौती बता रहे हैं कि भारत को क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब हाँ बताइए, हम जी तो भाई। अब तो अमेरिका के सामने जाकर भारत ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि अब बताइए, आप ही के पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो हम क्या करें। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कहेगा नहीं मान सकता तो भाई वो भी तो देश ही है ना, वहां भी लोकतंत्र ही होता है, चुनाव होता ही है। हम्म। तब इसका भारत क्या कोई जवाब देगा। तो भारत को अब समस्या बनी हुई है, इसी कारण से तो नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात की, जो G4 देश हैं, जो जापान हो गया, जो ब्राजील हो गया और भारत हो गया, जो ये हो गया, इन जो देश है, चारों देश, ये अपनी मांग समग्र रूप में नहीं मान पा रहे हैं कि एक साथ राष्ट्र मिलके कि हम चारों आदमी एक हो जाए तब मांग करें। जैसे ये मांग करते हैं तो जो इटली है अलग मांग कर देगा, ब्राजील के जैसे अर्जेंटीना है और उसके साथ जो लगे देश है वो मांग करने लग रहे हैं। तो समस्या बनी हुई है। कोई भी देश आर्थिक अपने क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। जब तक क्षेत्रीय संगठन हम्म। उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं बढ़ पाएगा कोई भी देश। पर भाई, जैसे हमने ये जो चर्चा करी, जो पूरा फोकस है वो यूएनएससी की परमानेंट सीट पे जाता है। जी तो जहां तक मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जो यूएनएससी की जो परमानेंट सीट का जो कंसेप्ट है, आपको लगता है क्या सही है कि ऐसा हो सकता है कभी कि लोग निरपेक्ष होके अपना हित ना देके, पूरे विश्व का हित देके वीटो पावर का इस्तेमाल करें, या फिर यूएनएससी की पावर का इस्तेमाल करें परमानेंट मेंबर के रूप में? आपको लगता है क्या यूएनएससी की जो परमानेंट सीट का जो कंसेप्ट है वो सही है? देखिए, परमानेंट का कंसेप्ट हमको इसलिए सही लगता है, इसका तर्क मैं ये देना चाहूंगा कि जो 1919 में जो राष्ट्र संघ बनी थी, तो उसमें सभी को समानता का अधिकार दे दिया गया था। इसमें किसी को वीटो का शक्ति नहीं दिया गया था। तो अंततः जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय बात आई हुए राष्ट्र संघ की, वो पूर्णतः विफल हो गया, क्योंकि सभी को आम सहमति से कोई निर्णय ले ही नहीं सकता। एक देश बोलेगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, अंततः विश्व युद्ध हो गया। तो इसके लिए तो जरूरी था कि कुछ राज्यों का, कुछ देशों के पास सीमित रहे। ठीक है ना, वीटो चाहिए, जरूरत है, आवश्यक है, लेकिन उसको लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। और थोड़ा सा शक्ति कम करके, जैसे कि ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हम वीटो शक्ति हटा दें तो किसी भी मुद्दे पर, जैसे रसिया अगर यूक्रेन पर हमला किया, तो उसको रोकने वाला कोई देश नहीं बन पाएगा, क्योंकि वीटो की पावर है ही नहीं। और एक बात हमको ये भी ध्यान देना होगा कि यूएनएससी का एक ऐसी अंग है, यूएनओ का एक ऐसा अंग है जिसकी जो बात जो कही जाती है वो प्रभावी रूप से लागू करना ही है, बाध्यकारी है, बाकी किसी भी बाध्यकारी नहीं है। तो जो संस्था बाध्यकारी है, अगर उसको हम बाध्यकारी से हटा देंगे तो कोई भी युद्ध होने वाला होगा तो उसको रोक नहीं पाएंगे। फलतः इसको हमको ये करना होगा, उसमें लोकतांत्रिकरण की भूमिका निभानी होगी। उसमें कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री को भी शामिल करो, भारतीय राष्ट्रों को शामिल करो, हम्म। और एक 10-12 का गुट बनाओ। और हम पूर्णतः ये नहीं कर सकते कि 12 को 12 की सहमति आवश्यक है, बल्कि उसमें भी हम 90% का कंसेप्ट अपना सकते हैं। तो किसी मुद्दे पर 90% अगर देश राजी हो जाते हैं तो उसको लागू कर देने के लिए। और दूसरी तो बात, भारत कहने का में भी मतलब एक ऐसा है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होना चाहिए पूरे विश्व में, हाँ और जो मैच्योर देश हैं उनको वीटो पावर देनी चाहिए। हाँ जी भैया बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर दूसरी बात, एक बात और है, अगर हम जैसे भा, हाँ, भारत अगर में हम ये जैसे भी कहा है ना। अरे बोलिए मनीष भाई, जी जी। बोलिए बोलिए। हाँ, बस यही कह रहे थे कि जैसे अभी जापान है, जापान दुनिया का क्या है, तीसरा अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे सदस्यता नहीं दी गई है। ब्राजील है, इंडिया है, तो इन लोगों डिजर्व करते हैं भैया। दक्षिण अफ्रीका में जैसे अमेरिकी, साउथ अफ्रीका हो सकता है। बिल्कुल, अफ्रीकी संघ है,
वो डिजर्व संघ को करता दे है, तो इन सकते हैं। डिजर्व करते हैं इन लोग को। अगर इन लोग सदस्य के रूप में आते हैं तो हम जैसे देखते हैं अभी रूस इजराइल युद्ध में क्या हुआ, अमेरिका मतलब प्रस्ताव पारित करा लिया, या फिर हम देखते हैं कि यूक्रेन के मुद्दे पे कोई मतलब रोकने का, कोई युद्ध रोकने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो और जितने भी देश जो पांचों अस्थायी देश हैं वो केवल अपने हित के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो रूस को ही देख रहे तो सोवियत संघ के विलय उसका क्या है, रूस का कोई अस्थायी सदस्यता का कोई महत्व थोड़ी रह गया है, कोई महत्व नहीं है। फ्रांस का अपना कोई महत्व नहीं है। तो केवल न्यूक्लियर पावर के दम पे आप अस्थायी सदस्य हो जाते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो आपके पास क्या एक जनाधार होना चाहिए। अगर हम इंडिया को देखें तो भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनकर उभरा है, वो भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। तो सदस्यता मिलनी चाहिए। जो भारत हमेशा से कहता आया है कि जो बहु ध्रुवीयता है, मतलब बहुत सारे मल्टीपोलर कंट्रीज खड़े हों विश्व व्यवस्था में, उसे अपनाने का मतलब अभी सही समय है। क्योंकि ये व्यवस्था बनी थी वह वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी, जो वैसे देश थे जहां जिनकी वर्चस्व क्षमता ज्यादा थी। उस समय हम भारत में गरीबी से और अशिक्षा और बेरोजगारी से लड़ रहे थे, लेकिन आज हम एक एजुकेटेड देश के रूप में है, शिक्षित भारत के रूप में। तो इसलिए जी भाई, सदस्यता बिल्कुल पर एक आवश्यक बात है। बताओ, जैसे जहां तक मैं देखता हूँ कि क्या बोलते हैं, कई जो बातें होती, जैसे अगर भारत ने भी बताया कि हाँ भारत संप्रभु है, ऐसे कई सारे राष्ट्र में सारे राष्ट्र संप्रभु हैं। राष्ट्र की परिभाषा ही होती है कि एक राष्ट्र पर संप्रभु होता है। तो जो ये संप्रभुता की जो बात होती है, इसमें एक राष्ट्र सोचता है कि भी हाँ मैं किसी बाह्य दबाव या आंतरिक दबाव से अपने मतलब बाह्य दबाव से अपने फैसले नहीं लूंगा। तो क्या ये जो यूएन की प्रासंगिकता है उसको कम करता है क्या? क्योंकि अगर एक राष्ट्र ऐसा सोचता है कि हाँ किसी के बाह्य दबाव से मैं अपने फैसले नहीं लूंगा, तो अगर यूएन किसी को अच्छा भी बताने की कोशिश कर रहा है तो राष्ट्र तो मानेगा नहीं उसकी बात। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था। जी कोई भी बताना चाहे। नहीं नहीं, देखिए, जैसे कि यूएनओ का सदस्य बन जाने से सही बात है कि आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ उसकी मानदंड है उसको माननी पड़ेगी, लेकिन ये संप्रभुता का हनन नहीं हुआ। एक होता है कि देश जो अपनी चाह रही है लोकतांत्रिक तरीके से काम करना, अगर उसमें बाधा आए तब लगता है कि हमारा संप्रभुता हनन है। लेकिन एक विश्व व्यवस्था के रूप में एक ऐसे संगठन होना चाहिए जो लोग गलत देश जो कार्य करे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि अधिकार, तो अधिकार के रूप में ये भी देखते हैं कि निरपेक्ष सापेक्षिक अधिकार है, निरपेक्ष तो है नहीं। क्यों दिया गया है? क्योंकि दूसरे के ज्यादा अधिकार किसी तीसरे को हनन ना कर दे। उसी प्रकार से सेम यही कंसेप्ट है कि अगर हम एक व्यवस्था नहीं बनाते हैं, सारे देशों को अपने अपने संप्रभुता का कार्य करने छोड़ दें, तो कोई ऐसा देश हो सकता है ना कि जो दूसरे देश पे आक्रमण कर दे, तो उस समय संप्रभुता उससे भी ज्यादा खतरे उत्पन्न हो जाए। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ना संगठन के रूप में कि जो भले हमारे कुछ मानदंड को बदल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था को भी रोक सकता है जो आने वाले दिन में हमारी क्षति कर सकता है ना। तो उसलिए एक संगठन की स्थापना जरूरी है। जी भैया, जी भाई। बिल्कुल। इसीलिए वर्ल्ड वार हो गया था भैया, इसीलिए हाँ हाँ। वर्ल्ड वार किस लिए हुआ, एक छोटी सी लड़ाई के कारण वर्ल्ड वार हुआ था। क्यों? नहीं, क्योंकि इसको कोई हनन नहीं विश्व मानना चाहिए व्यवस्था नहीं पहली बात। थी। सबसे पहले यूएनओ जो गठन हो रहा है, तो अगर हम कोई मानदंड उत्पन्न करते हैं कि आपको एसडीजी अपनाना है या फिर कोई भी काम करना है, जलवायु परिवर्तन में कितना मुद्दा कटौती करना है आपको, तो ये संप्रभुता का हनन कतई नहीं माना जाना चाहिए। बल्कि ये सोचा जाना चाहिए कि जो भी कार्य हो रहा है, जैसे हमारे देश में कोई कार्य हो रहा है, उसको बड़े स्तर पे और विश्व व्यवस्था में हो रहा है, इसको समझ के अपनाना चाहिए, बल्कि ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी संप्रभुता हनन हो रही है। जी भाई, जैसे अगर अपन एक देश के रूप में देखें यूएन को, तो जैसे अगर अपन भारत देश का एग्जांपल ले कि भारत में पार्लियामेंट है और जो सुप्रीम पावर है, मतलब जैसे जो सेपरेट सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है, उसमें जुडिशरी को सेपरेट पावर दे रखी, मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। क्या विश्व स्तर पर भी अगर अपन ऐसा देखें कि यूएन पे जो जनरल असेंबली है या फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो ऐसे अपन मान सकते हैं कि हाँ वो पार्लियामेंट हो गया, पर उसके ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए जो जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को भी रेगुलेट करे, जो हाँ हाँ बिल्कुल। सम हाँ जो क्या बोलते हैं, जिसको संप्रभु हो, जिसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। हाँ तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई, या बैन? हाँ बिल्कुल, ये बात
ये बात बिल्कुल उठी थी कि यूएनएससी जो कार्य कर, एक तो आप उसको लोकतांत्रिक अभी पूर्ण रूप से है नहीं, पूर्ण रूप से क्या आधा भी नहीं है, तो एक तो लोकतांत्रिक नहीं है, किसी भी कार्य को लेकर कहीं भी सैनिक भेज सकता है, वीटो कर सकता है, तो उसके उत्तरदायित्व रही कहाँ, उसकी जवाबदेही रही कहाँ? तो उत्तरदायित्व और उसकी जवाबदेही निभाने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए बस वो काम करे कि जिसपे वीटो लगाया जैसे गया या सभी जुडिशियल कार्य रिव्यू किया गया होता है। है, जैसे हाँ भारत में जुडिशियल रिव्यू होता है, वैसे ही जो यूएनएससी के जो वीटो पावर्स हैं या फिर जो उसके डिसीजंस है, उस पे भी एक रिव्यू होना चाहिए, कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष रूप से रिव्यू ले सके उन पता है। डिसीजंस का, तो हाँ हो सकता है बेहतर तरीके से कार्य चले। बिल्कुल, उसको ये बताया ये करना ही चाहिए क्योंकि आप उत्तरदायित्व तो आपकी भी तो है, आप विश्व व्यवस्था के रूप में हो, तो आपके ऊपर जैसे भारत कोई काम करता है तो यूएनओ के सदस्य है तो इस पर आईसीजी का इस पे दबाव हो जाएगा, कोई गलत काम कर दिया तो कम से पर कम एक यूएनओ दिक्कत जो वहां पे भी आती तांत्रिक है नहीं है। भाई, हाँ एक दिक्कत ये आती है कि आज भी अपन अगर जैसा देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कि यूएन पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या फिर पश्चिमी इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाई देता है? आपको क्या लगता है क्या जी? कपिल जी, आप बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? मेरे क्वेश्चन को दोबारा बोलना, रिपीट करो प्लीज। मैं ऐसे पूछ रहा था, क्या जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उसमें क्या आपको पश्चिमी देशों का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है क्या? मतलब जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा दिखाई देता है क्या आपको? जैसे उसमें यूरोप के भी देश हैं, यूरोप में जैसे एक फ्रांस है, अभी जैसे यूके तो अलग होगा यूरोप से, पर पश्चिमी में आता है फ्रांस, यूके और क्या नाम है इसका, यूएसए, ये तीनों नेटो मेंबर्स हैं। तो आपको क्या लगता है क्या कि पश्चिमी देशों का ज्यादा प्रभाव है यूएन पर? हाँ, यूएन पर पश्चिमी का सबसे तो प्रभाव तो है ही है, क्योंकि क्यों 3 सीट उसी के साइड में है, यूएसए और फ्रांस और एक और कौन से? रसिया है और चाइना है। जी जी। रसिया, यूएसए, फिर चाइना, फ्रांस, तो ये तो एशिया में है ना। हाँ, यूएसए, तो फ्रांस और ब्रिटेन। और ब्रिटेन। हम्म। हम्म। तो ये मैं पूछना चाह रहा था ऋषि भाई और मनीष भाई, कि ये जो पश्चिमी इन्फ्लुएंस है ये क्या किस हद तक है, और इस पश्चिमी इन्फ्लुएंस को अपन किस प्रकार दूर कर सकते हैं यूएन से? क्या क्या प्रावधान लाने चाहिए, क्या तरीके होने जी चाहिए? भैया बिल्कुल। हाँ, तो जैसे हम यह बताना चाह रहे थे कि ये जो पश्चिमी प्रभुत्व की आपने बात की, तो हम जान रहे हैं कि इसका गठन कब हुआ था। वर्ल्ड वार के बाद ध्वस्त हुए देश जब तबाह हो गए थे, तो जो विजित राष्ट्र थे जैसे में सोवियत संघ, अमेरिका, तो इन्हीं लोगों के द्वारा अस्थायी सदस्यता को मतलब खुद से अपनाया गया। उन्हें सदस्यता मिली, और इन इन सदस्य देशों ने अपने हितों के लिए कई बार अस्थायी सदस्यता का उपयोग भी किया है। लेकिन हाल का जो दौर है, हाल का दौर में हम ये चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जो साउथ है, जो ग्लोबल साउथ है, ये ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था आज बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यहाँ प्राकृतिक संसाधन या फिर कहें कि संभावनाएं बहुत है, मतलब मानव जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, इन सभी की व्यापक संभावना है, और ये बहुत तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, इन लोगों को यूएनएससी में अपना प्रतिनिधित्व के लिए आना चाहिए। अगर हम इन लोगों को यूएनएससी में सदस्यता दिला देते हैं, भारत को, अफ्रीकी संघ को, ब्राजील को, तो ऑस्ट्रेलिया को, या फिर इस प्रकार से, तो होगा यह कि जो वो जो व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक हो जाएगी, और प्रभुत्व जो है, जो कई बार विभाजन के तौर पर कहा जाता है, पश्चिमी विभाजन और उत्तरी विभाजन और दक्षिणी विभाजन, तो इनमें व्यापक कमी आएगी। और यही एक जरिया है जो अंतर है ना उसे पाटने का, क्योंकि हमारे पास जी भाई। प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, लेकिन हम आज भी ये देखते हैं कि जो जो विश्व व्यवस्था बनी थी वह वैसे लोगों द्वारा नियंत्रित की जा रही थी जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 जीता था। तो इसे बदलने की या इसमें सुधार की तो आवश्यकता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो समृद्ध राष्ट्र थे वो, और जो जीते हुए राष्ट्र थे, मतलब जो समृद्ध थे,
वही उसके परमानेंट सदस्य बने, मतलब उनके हाथों में एक मेन पावर चली गई। तो अगर जी भैया। सेपरेशन ऑफ पावर अगर सही से किया जाए, मतलब पूरे विश्व भर में डिवाइड की जाए पावर इस प्रकार से कि उसमें गरीब राष्ट्र भी आ जाए, अमीर राष्ट्र भी आ जाए, हर प्रकार, मतलब हर प्रकार की जो सोच है, हर प्रकार की जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाले राष्ट्र आ जाए, तो शायद ये जो जी पश्चिमी बिल्कुल। इन्फ्लुएंस है ये कम हो हमें सकता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जर्मनी को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जो कि आज अर्थव्यवस्था में इतना तेज है। जापान, क्यों इग्नोर करें उसे? ब्राजील, भारत, अफ्रीकी संघ, ये ऐसे यूनिट हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था, अपने संसाधन, अपने मानव जनसंख्या, अपने स्किल के लिए जाने जाते हैं दुनिया में। और हम केवल रसिया को या फिर ब्रिटेन को स्थायी सदस्य के तौर पर स्वीकार कर, हमें ऐसे भी देश की आवश्यकता है ना जो आज है महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं विश्व व्यवस्था में। तो इसलिए सुधार तो वही बेहद आवश्यक है। पर भाई दुविधा का विषय ये है कि अगर इतने सारे सुधार अगर अपन कोशिश करते भी है लाने की, जैसे हमने कितने सारे डिस्कस किए अभी, तो जो जिनके पास ऑलरेडी पावर है वो क्या अपनी पावर छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या वो जो जो रेजोल्यूशन होगा, अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर का, कि मतलब हाँ डिवीजन ऑफ पावर का, उसको उसको भी वीटो करके हटा सकते हैं? जी एस के भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी ऋषु भाई, मतलब कहने का जी मतलब यही है कि अगर जब तक वो मानेगी नहीं, जब तक वो उनकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक क्या बोलते कैसे कोई रिफॉर्म आ सकता है यूएन में? हाँ, देखिए, ये तो बात सही है। पहले मैं एक बता देता हूँ कि ये कमी जो हुई ना, इसमें एक और जो इसके चार्टर है ना, इसमें भी सुधार की जरूरत है। क्योंकि इसमें सबसे बात ये है ना कि जैसे कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, तो इसके लिए परमानेंट सदस्य के लिए, यूएनएससी में परमानेंट सदस्य के लिए उसकी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर ये मिल भी जाता है ना, तो उसके बाद से वो 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है वीटो की। तो ये इसमें सुधार तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात की जो आर्टिकल, उसके आर्टिकल 107 में ये है ना कि इनेमी क्लॉज को भी रखा गया है, जिसमें जर्मनी को, इटली को और जापान का जिक्र किया गया है। तो आप बताइए कि आप इन देशों को परमानेंट सीट की अगुवाई कर रहे हैं और उसमें क्लॉज में लिखा है कि ये इनेमी राष्ट्र है, तो इसको हटाया जाना चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो ये सवाल पूछा कि इसमें विकसित राष्ट्र नहीं चाह रहे हैं, तो हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अफ्रीका जैसे देशों और भारत जैसे देशों के बाजार के रूप में सभी की आवश्यकता भी निर्भर है, या फिर चाइना हो, या फिर अमेरिका हो, या फिर ब्रिटेन हो, या फिर कोई भी हो। तो इसके हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हम अपने बाजार की शक्ति को और बढ़ाएं और अपनी बात मनवाने के लिए तत्पर हैं। और दूसरी बात की, ये अगर कोई ठान ले कि हमको सदस्य नहीं देना है, तो इसका तो विकल्प ये नहीं हो सकता। तो भारत को एक अलग विकल्प के रूप में देखना चाहिए कि जितने भी अपना क्षेत्रीय संगठन है उसको मजबूत बनाए, अफ्रीकी संघ को ले। और विकसित राष्ट्र में भी बहुत राष्ट्र भारत के पक्ष में आने के लिए तत्पर है, जैसे रसिया है भारत के पक्ष में आने के लिए। तो हम अगर वाकई अगर संयुक्त राष्ट्र संघ विफल होने जा रहा है, तो हम एक अलग एक संस्था बनाएंगे जो हम अपने लिए महत्वपूर्ण इसमें काम करेंगे। तो भारत के पास ये विकल्प हो सकता है कि क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से उस पर दबाव बनाए, और नहीं तो अलग एक संगठन देखें। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक और संगठन बना के, मतलब एकजुट सा सही, जी, ये जो रिफॉर्म एकजुटता में लाए अगर जा हो। सकते हैं, हाँ, यूनिटी से लाए अगर जा सकते हैं उद्देश्य, ये। बिल्कुल। जी जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल जी।